नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। अपना भाषा पाठ प्रजामंडल था। आई होप आपने सबने कर लिया होगा, सब में सुन में आया होगा। मैं विनोद भादु, जंबेश्वर कोचिंग खजवाला। अब आपको प्रजामंडल अपने स्टार्टिंग से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, आज संदीप जी सर ने सम्मान किया, पगड़ी पहनाकर। उनका तहे दिल से धन्यवाद। प्रजामंडल के अंदर आज अपने जयपुर प्रजामंडल स्टार्ट करेंगे। प्रजामंडल में जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल 1931, जयपुर प्रजामंडल 1931। पहले मैं आपको जो मुख्य रूप से प्रजामंडल है वो कराऊंगा जो बड़े हैं। साथियों, एक चीज का ध्यान रखना, आज तक आपने पढ़ा होगा प्रजामंडल के बारे में, संस्थापक अध्यक्ष प्रजामंडल कंप्लीट। वैसा नहीं करना है, मैं पूरा विस्तार से और सीक्वेंस वाइज कराऊंगा। साथ में नोट्स अपने जरूर बनाना। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, इस पर थोड़ा गौर करते हुए अपने स्टार्ट करेंगे कि मैदान एक जंग में घुड़सवार गिरते हैं, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। एक सैनिक अगर बॉर्डर पर चला गया और बिना हथियार चला गया तो वो क्या रहेगा। महाराज, इसी प्रकार ये आपकी शिक्षा जगत से हैं कि आप वीडियो देख रहे हो प्रजामंडल का, आपके पास नोटबुक नहीं है, पेन नहीं है, तो देखना व्यर्थ है। इस कारण नोटबुक लेके बैठे अपना, और जो चीज आपको नहीं आ रही है वो आप इसके अंदर फॉलो करें, उतारें। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं। जयपुर प्रजामंडल 1931। जन जागरण का से, जन जागरण का से किसको दिया जाता है साथियों? जन जागरण का से अर्जुन लाल सेठी को दिया जाता है। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी को जन जागरण का श्रेय दिया जाता है। एक साथ में ध्यान रखना, अपने जो भी करेंगे, जैसे जन जागरण का श्रेय इनको मिला तो इसके जन जागरण का श्रेय मिल रहा है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा, इसकी भूमिका पढ़ेंगे। आगे इनमें जमनालाल बजाज आएगा, उसके बारे में अपने थोड़ा सा साथ देखेंगे। और उसके बाद के अंदर आगे हीरालाल शास्त्री आएंगे, उनके में अपने थोड़ा उस पर थोड़ा विचार करेंगे, उस पर अपने थोड़ा पढ़ेंगे। सीधा नहीं करवाएंगे ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। अब अर्जुन लाल सेठी था, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मैं वैसे आपको पूरा लिखाऊंगा नहीं, ओनली समझाऊंगा, यहाँ से आप समझ लेना और उसके बाद में वीडियो को आगे पीछे करके आप अपना उतार लेना अगर उतारना चाहो तो। बाकी व्यक्तित्व टॉपिक जब करवाऊंगा उसके अंदर आपको अर्जुन लाल सेठी पूरा करवा दूंगा। अब जन जागरण का श्रेय क्यों मिला, उसके पीछे क्या रीजन था, क्या किया इन्होंने। तो अर्जुन लाल सेठी के स्टार्टिंग के अंदर जब इनको जिलाधीश का पद मिला तो साथियों इन्होंने क्या कहा कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। क्या कहा कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, इसलिए इन्होंने जिलाधीश की नौकरी को छोड़ दिया था। ये थे अर्जुन लाल सेठी। 1905 के अंदर, 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी 1905 में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। और एक इन्होंने वर्तमान विद्यालय की स्थापना की। वर्तमान विद्यालय, वर्तमान विद्यालय, वर्तमान विद्यालय की स्थापना की थी। तो कमाई के माध्यम से इन्होंने वर्तमान विद्यालय नहीं बनाया था। इन्होंने इसके अंदर जो शिक्षा दी जाती थी वो क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी। कौन सी शिक्षा दी जाती थी? क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी। साथियों, कौन सी शिक्षा दी जाती थी? क्रांतिकारी शिक्षा दी जाती थी। और इसके अंदर जो टीचर थे वो विष्णु दत्त जी थे, और जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे इसके अंदर
वो थे प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके अलावा इन्होंने इनकी कुछ रचनाएं भी रही है जो इम्पोर्टेंट है अर्जुनलाल सेठी जी की, जैसे शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन प्राच्य, मदन प्राच्य, पार्श्वयज्ञ, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये कुछ इनकी रचनाएं थी। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन राज्य, पार्श्वयज्ञ और छत्रपति शिवाजी इनकी प्रमुख रचनाएं रही थी। इनका निमाज हत्याकांड से भी नाम जुड़ा हुआ था। निमाज हत्याकांड, निमाज हत्याकांड में भी अर्जुनलाल सेठी जी का नाम जुड़ा हुआ था। निमाज हत्याकांड बिहार के आरा जिले में, कहां से था साथियों? बिहार के आरा जिला, बिहार के आरा जिला के अंदर निमाज हत्याकांड हुआ था। बिहार के आरा जिले में निमाज हत्याकांड हुआ था। एक महंत की हत्या कर दी थी साथियों। यहाँ पे क्यों हत्या की गई थी, हत्या का कारण क्या था? तो हत्या का जो कारण था साथियों वो ये था कि धन इकट्ठा करने के लिए, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी शस्त्र बनाने के लिए, इस कारण इन्होंने हत्या की। इस हत्याकांड के अंदर इनको 5 वर्ष की सजा हो जाती है और 5 वर्ष की सजा के दौरान इनको कहां रखा जाता है? तो इनको वेलूर जेल के अंदर, वेलूर जेल कहां रखा जाता है साथियों? वेलूर जेल, तमिलनाडु, वेलूर जेल, तमिलनाडु। कहां रखा जाता है साथियों? वेलूर जेल, तमिलनाडु में रखा जाता है। ध्यान देना, वेलूर 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेल प्लस में उर। ये एसएससी के अंदर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। वेल प्लस उर्स, वेल का अर्थ होता है भाला और उर का अर्थ क्या होता है साथियों? नगर होता है। उर का अर्थ क्या होता है? नगर होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था भालों का नगर इसे कहा जाता है। तो भालों का नगर किसको बोलते हैं साथियों? वेलूर जेल, वेलूर को बोलते हैं भालों का नगर। तो ये आप याद रखना। इसके बाद में आप ध्यान रखना, वेलूर जेल इनको जब 5 वर्ष की सजा हो गई, 5 वर्ष की जब सजा काटने के बाद जब ये वापिस इनको जब जेल से छूटे तो तमिलनाडु से ये छूटते हैं। कहां से छूटते हैं? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से कहां आएंगे? राजस्थान आएंगे। कहां पे आएंगे? राजस्थान आएंगे। तो बीच के अंदर क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। क्या पड़ता है साथियों? महाराष्ट्र। बीच में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। और महाराष्ट्र होकर ये लौटे थे। कहां होकर लौटे थे? महाराष्ट्र होकर लौटे थे। तो महाराष्ट्र के अंदर इनका स्वागत किसने किया? तो महाराष्ट्र का इनका स्वागत किया बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने इनका क्या किया साथियों? स्वागत किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर जन जागरण का श्रेय दिया जाता है और तिलक को बेताज बादशाह के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। ये वही तिलक जी है लाल बाल पाल में से जिन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा। ये किसने बोला था? तिलक जी ने बोला था। और तिलक जी ने 2 समाचार पत्र भी निकाले थे, एक मराठा और एक केसरी। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी गया है कि मराठा समाचार पत्र कहां से निकाला गया? तो ध्यान रखना, वर्धा से नहीं निकाला गया था, ये पूना से निकाला गया था। और मराठा जो निकाला गया था ये मराठी भाषा में नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा में था। और जो केसरी निकाला गया था वो मराठी भाषा में था। तो ये दोनों ध्यान रखना, मराठा और केसरी नाम के 2 इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले थे। इसके अलावा ध्यान रखना, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति उत्सव किसने स्टार्ट किया? तिलक जी ने किया। शिवाजी उत्सव किसने किया? तिलक जी ने किया। ये साथ में दोस्तों इसलिए बता रहा हूं ताकि ये इससे जुड़ी हुई कंसेप्ट है, ताकि अपने दिमाग में रहे। और जब इंदौर गए तो इंदौर के अंदर
इनको जो स्टूडेंट थे वो बग्गी के अंदर घोड़ों को दूर हटा दिया, खुद बग्गी को चलाते हुए अर्जुनलाल सेठी जी को अपने साथ जुलूस के अंदर घुमाया था। यानी कितना अर्जुनलाल सेठी का नाम था, कितना कद था। तो इनका स्वागत करने के लिए कौन आए थे? तिलक आए थे। और तिलक ने कहा था कि महाराष्ट्र की धरती आज धन्य हो गई कि सेठी जी के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े। यानी इसका मतलब यही होता है कि सेठी जी का बहुत बड़ा नाम था। इसके अलावा आपको साथियों एक जुड़ी हुई बात और बता देता हूं कि 23 दिसंबर 1912 की बात है। आपको पता होगा कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई थी और इसी के दौरान जश्न मनाया गया या जुलूस निकाला जा रहा था। उसी जुलूस के दौरान इन्होंने अर्जुनलाल सेठी और इनके साथी थे रास बिहारी बोस, इन्होंने योजना बनाई लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने। किस पर? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने। कौन सी योजना बनाई? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही जुलूस चांदनी चौक पर पहुंचा तो बम फेंक दिया गया, लेकिन लॉर्ड होर्डिंग बच जाता है और इसका महावत होता है महावीर सिंह, वो मारा जाता है। जब वो मारा जाता है उसकी जांच होती है, उसके अंदर 3 व्यक्ति पकड़े जाते हैं, बसंत कुमार, अवध बिहारी और मुकुंद दास। इन तीनों व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाती है। इसमें 2 व्यक्ति और भी थे। प्रताप सिंह बारड था, वो कुछ समय बाद में पकड़ा गया था, और जोरावर सिंह बारड था जो आजीवन नहीं पकड़े गए थे। जोरावर सिंह बारड आजीवन नहीं पकड़े जाने के कारण राजस्थान का चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? जोरावर सिंह बारड को साथियों कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में ये आ जाते हैं अपने अजमेर के अंदर। अपना अंतिम समय कहाँ बिताते हैं? अजमेर में बिताते हैं। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और अजमेर के अंदर बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते हैं। अरबी फारसी पढ़ाते हुए 1941 के अंदर इनका देहांत हो जाता है। इनका देहांत हो जाता है और ये अपना यहाँ पे नाम बदल कर रहते हैं। नाम बदल कर क्या रखते हैं? करीम खां रखते हैं। क्या रखते हैं? करीम खां अपना नाम बदल कर यहाँ पे ये रखते हैं। जितने भी क्रांतिकारी हुए इन्होंने सभी ने अपना नाम बदला था। जैसे विजय सिंह पथिक था तो विजय सिंह पथिक ने अपना नाम भूप सिंह से विजय सिंह पथिक किया। इसी तरह याद ले लो सुभाष चंद्र बोस था, इन्होंने भी अपनी नाम बदला। लसेंटो अपना नाम रखा था, इटालियन अपना नाम रखा था। तो क्रांतिकारी अपना नाम बदल कर रखते थे। इन्होंने भी क्या रखा था? अपना नाम करीम खां रखा था अर्जुनलाल सेठी ने। और अर्जुनलाल सेठी के बारे में इनको राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। राजस्थान का दधीची अर्जुनलाल सेठी को क्यों कहा गया? ये एक रामायण से जुड़ा हुआ प्रसंग है, क्योंकि बताया जाता है कि राक्षसों और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ था और जिसमें देवता हारने वाले थे। तो किसी ने ये बोला कि अगर दधीची ऋषि की हड्डियां मिल जाए तो उससे राक्षसों का संहार हो सकता है। तो इस कारण सबसे ज्यादा तो खतरा होता था हमेशा ही, तो किसको होता था दोस्तों? इंद्र को होता था। और इंद्र दधीची ऋषि के पास पहुंच जाता है और उनका आंखों का खुलने तक का इंतजार करता है। जैसे उनकी आंखें खुलती है वो उनको प्रणाम करता है और बोलता है कि हम कुछ आपसे लेने आए हैं। तो दधीची ने बोला कि हमसे क्या लेने आए हो? हमारे पास लेने को क्या है? हमारे पास तो झोंपड़ी है, कमंडल है, माला है, इसके
अलावा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला आपके पास देने को बहुत कुछ है, अगर आप दो तो। उन्होंने बोला पहले वचन दो, वचनों के अंदर बांध लिया, और वचनों में साथियों बांधने के बाद इन्होंने बोला, सीधा बोला कि आपकी हड्डियां दे दो। अब किसी व्यक्ति से सीधा जाकर मांग लिया जाए आपकी हड्डियां दे दो तो थोड़ा सा एक झटका लगता है। तो वचन दिया हुआ था, तो वचन के अनुरूप उन्होंने उद्देश्य अच्छा था इसका, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और उससे राक्षसों का संहार किया गया। इस कारण राजस्थान का दधीची पूछे तो कौन होगा? अर्जुनलाल सेठी। थोड़ा सा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अर्जुनलाल सेठी 1905 जैन शिक्षा सोसाइटी, वर्तमान विद्यालय की स्थापना, क्रांतिकारी शिक्षा इसमें दी जाती थी, रचनाएं शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन प्राजय, पार्श्वव्यय और छत्रपति शिवाजी। निमाज हत्याकांड से इनका नाम जुड़ा बिहार के आरा जिले में, वहां से इनको भी 5 वर्ष की सजा हुई। इनको वेलूर जेल तमिलनाडु भेज दिया गया। वेलूर वेल प्लस दो शब्दों से मिलकर बना है। वेल का होता है भाला और उर का मतलब होता है नगर होता है। भालों का नगर पेपर में पूछा गया है तो कौन सा है? तमिलनाडु का वेलूर है। इसके बाद में इधर जेल से छूटे। जेल से छूटने के बाद तमिलनाडु से ये महाराष्ट्र होकर गुजरे, वहां पर बेजात बादशाह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। और उसके बाद राजस्थान आ जाए। राजस्थान आने के बाद में ये अजमेर में रहे, बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाया करते थे, अपना नाम बदल लिया, करीब का रखा, और 1941 के अंदर मुसलमान समझकर इनको दफना दिया गया था, लेकिन इन्होंने धर्म को परिवर्तन नहीं किया था। 23 दिसंबर 1912 की जो घटना है वह लॉर्ड होर्डिंग बम कांड की घटना है। बम फेंका गया था, उसके अंदर 3 व्यक्ति मारे गए थे जिनको फांसी हुई थी। वो व्यक्ति अवध बिहारी लोकनदास और बसंत कुमार थे। और उस समय बाद में प्रताप सिंह भी पकड़ा गया था, और प्रताप सिंह के बाद में जोरावर सिंह था, वो कभी भी पकड़ा नहीं गया। इस कारण जोरावर सिंह बारट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। प्रताप सिंह बारट था, उसको जेल में रखा गया, और जेल के अंदर आपको साथियों सबको पता है, बच्चा था, उसे बोला गया तो भाई वाह रो रही है, तुम अपने साथियों का पता बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने बोला मैं अपने साथियों को पता नहीं बता सकता। उन्होंने बोला तुम्हारी माँ रो रही है। उन्होंने बोला कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इस कारण 1893 के अंदर जन्म हुआ और 1918 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई, प्रताप सिंह बारट की। ये था अर्जुनलाल सेठी जन जागरण का सेठ, जन जागरण का सेठ। यूं ही नहीं किया जाता है किसी को जन जागरण का सेठ, उसके पीछे कुछ कारण होता है। तो कारण दोस्तों ये था 1922 के अंदर, सीक्वेंस से चलेंगे, नोट्स तैयार करते रहना। 1922 में जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर प्रजामंडल में 1922 के अंदर जयपुर प्रजामंडल में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी को राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन अर्जुनलाल सेठ ने चलाया। कब चलाया? 1922 में चलाया। साथियों यहां से ध्यान रखना कि इसका मतलब हिंदी राजभाषा नहीं थी। इससे पहले राजभाषा क्या थी साथियों? आपको याद आ रहा होगा 1835 लॉर्ड मकेले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को मान्यता दी गई, और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उसमें। और अंग्रेजी से 1835 से पहले भाषा क्या थी साथियों? तो फारसी थी। 1922 के बाद में 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना हुई। चरखा संघ की स्थापना हुई। चरखा संघ की स्थापना हुई। और चरखा संघ की स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज ने। चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? जमनालाल
बजाज। किसने की साथियों? जमनालाल बजाज ने 1927 के अंदर चरखा संघ की क्या की? स्थापना की। जमनालाल बजाज को तो जानते ही हो आप, काशी का बास शिखर। जमनालाल बजाज के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालता हूं कि जमनालाल बजाज को वर्धा के अंदर किसी महापुरुष ने गोद ले लिया था और ये वही रहते थे, और गांधी जी से इनकी वहां से मुलाकात हुई थी, और गांधी जी जमनालाल बजाज के ही घर के अंदर अपने बैठ के और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते थे, और जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों एक बात यहाँ जानकारी में आपको बता देता हूँ कि 1919 के अंदर जमनालाल बजाज ने का जिक्र भी गांधी जी करते हैं अपने एक समाचार पत्र के अंदर। इनका समाचार पत्र था नवजीवन, जो 1919 में उन्होंने अहमदाबाद से निकाला, और उसकी नवजीवन जो समाचार पत्र था उसकी पूरी फंडिंग यानी फ्री सेवा, जितना भी खर्चा था वो किसने किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। गांधी जी के अपनी एक पुस्तक है एक्सपेरिमेंट माय ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके अंदर साथियों ये बताते हैं गांधी जी कि मेरे जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें सबसे बड़ा योगदान किस व्यक्ति का था? जमनालाल बजाज का था। जमनालाल बजाज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे, और जमनालाल बजाज के बारे में एक ये भी है कि इनको राय बहादुर की अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। एक बात आपको और बता देता हूं, जमनालाल बजाज के जो सेक्रेटरी थे वो थे ब्रजेश जी, और कपूरचंद पाटनी के पुत्र थे वो। उन्होंने, अभी बता देता हूं, अब तो लॉकडाउन का दौर चल रहा है साथियों, तो 2019 के अंदर 18 दिसंबर 2019 को इंटरव्यू था ब्रजेश जी का। वो 91 वर्ष के हैं लगभग। उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और 19 दिसंबर को अखबार में आया था उनका इंटरव्यू। उसके अंदर ये बात बोली गई थी, ब्रजेश जी ने कहा था कि जमनालाल बजाज का गांधी जी के जो जितने भी आंदोलन हुए थे उनमें सबसे ज्यादा सहयोग रहा था। अगर बजाज नहीं होता तो गांधी जी इतने सफल नहीं हो पाते। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं। 1927 के बाद में 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 के अंदर हुई दोस्तों। और करने वाला व्यक्ति कौन था? तो करने वाला व्यक्ति था कपूरचंद पाटनी। कपूरचंद पाटनी किसने की दोस्तों? कपूरचंद पाटनी ने 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, और 1936 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पुनः गठन कब हुआ? 1936 के अंदर हुआ। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा योगदान था वो था चिरंजीव लाल मिश्र का। किसका था? चिरंजीव लाल मिश्र। किसका था? चिरंजीव लाल मिश्र। इनके साथ में थे जमनालाल बजाज, और इनके एक और साथी थे जिनका नाम था कपूरचंद पाटनी। ध्यान रखना साथियों, जो मुख्य योगदान था वो किसका था? चिरंजीव लाल मिश्र का था। सन के अंदर सीक्वेंस बाय चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज मत होना। आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना। उसके बाद में 9 मई 1938 को 9 मई
1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 9 मई 1938 को हुआ। 9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष साथियों बनते हैं जमनालाल बजाज बनते हैं। जमनालाल बजाज को इसका क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। जब अध्यक्ष जमनालाल बजाज बनते हैं तो इनकी गहराई से ये इच्छा होती है कि इस प्रजामंडल के अंदर किसी व्यक्ति को बुलाया जाए और वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? तो बजाज के सबसे जो निकट थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे साथियों? महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी को बुलाना चाहिए। तो बजाज अपने प्रपत्र लेकर गांधी जी के पास आते हैं और इनको बुलावा पत्र देते हैं कि मुझे जनता के द्वारा प्रजामंडल का अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष बनाया गया है और आप इसके अंदर अपने सहभागी बने। तो गांधी जी ने अपने डॉक्यूमेंट फाइल को उठाते हैं और डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर और उसके अंदर देखते हैं और देख के बोलते हैं कि मेरे कार्यक्रम के अंदर कहीं भी कोई छुट्टी नहीं है, वो लगातार मेरा कार्यक्रम है, इस कारण मैं नहीं आ सकता। इससे जमनालाल बजाज को काफी दुख होता है। लेकिन पास में ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर जमनालाल बजाज ने आपका साथ दिया है तो आपको बड़े चाव से बुलाने आया था, आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात है तो आप चले जाओ। तो पहले के टाइम में क्या होता था, स्त्रियां पर्दा रखती थी और पर्दा के अंदर उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि चलो ठीक है मैं चले जाती हूँ अगर आप कहते हो। इस कहानी के माध्यम से आपको ये याद रह जाएगा कि गांधी जी का नाम बजाज जी से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन इसके अंदर भाग लेने कौन आई थी? तो कस्तूरबा गांधी आई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जमनालाल बजाज। और इसमें जो भाग लिया था अधिवेशन के अंदर वो किसने लिया था? कस्तूरबा गांधी। किसने लिया? कस्तूरबा गांधी ने इसके अंदर क्या लिया? भाग लिया था। कस्तूरबा गांधी ने इसके अंदर भाग लिया था। 9 मई 1938 को जयपुर का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके बाद में क्या होता है कि चारों तरफ अधिवेशन होने के बाद में उत्साहित हो जाती है सभी लोग। इससे राजा को ये लगता है कि गड़बड़ होने जा रहा है, तो जमनालाल बजाज को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। बजाज साहब को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। बजाज को गिरफ्तार कर लिया। जब बजाज को गिरफ्तार कर लिया तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आएगा? सबसे ज्यादा दोस्तों गुस्सा आएगा बजाज के सबसे ज्यादा नजदीक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। जब भी महात्मा गांधी को गुस्सा आता था तो साथियों स्टूडेंटों के लिए एक किस्म का निर्माण होता था। इस कारण गांधी जी को कम से कम गुस्सा दिलाते थे। इन्होंने क्या बोला कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। क्या बोला? बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। ये बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। गुस्से से मेरे को एक बात और भी आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं।
जब 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, उससे पूर्व वर्धा महाराष्ट्र के अंदर एक बैठक हुई थी और उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था, सबने बोला कि आप 1917 चंपारण आंदोलन से लेके अब तक गांधी जी से ही नेतृत्व करवा रहे हो, क्या कोई कांग्रेस के अंदर और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है? तो वहां पर गांधी जी बैठे हुए थे और गांधी जी को क्या आ गया, वहां गुस्सा आ जाता है। गांधी जी को जब गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है, एक प्रश्न का निर्माण होता है। इन्होंने क्या बोला वहां पे कि मैं भारत की धरती की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये बात इन्होंने वहां पे बोली थी। तो गांधी जी को कम गुस्सा दिलाया जाता था। तो ये आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी आप नोट्स बनाओ। पानी बाकी आपके कमेंट बहुत अच्छे आए, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया सभी बच्चों ने। इसी तरह ही आपका लगातार प्रेम बना रहे। नौ मई 1938 के बाद के अंदर 1940 के अंदर दुर्गा देवी ने जयपुर प्रजामंडल का, दुर्गा देवी ने जयपुर प्रजामंडल में सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस में आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। वो करने वाली महिला कौन थी? दुर्गा देवी थी। और दुर्गा देवी को इतिहास में दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, आपको पता होगा भगत सिंह को रेलवे स्टेशन पार करवाते हुए इन्होंने एक बच्चों को गोद में लेकर एक पत्नी का रोल निभाया था। तो यही वो दुर्गा भाभी है जो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में 1940 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से जुड़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल से जुड़े, जयपुर प्रजामंडल से जुड़े। हीरालाल शास्त्री कब जुड़े? 1940 के अंदर जुड़े। इनको अध्यक्ष बनाया गया। साथियों, कहां के थे हीरालाल शास्त्री? जोबनेर जयपुर के थे। जोबनेर जयपुर कहां के से साथियों? जोबनेर जयपुर। जोबनेर से आपको याद आया होगा, कला संस्कृति में पढ़ते हो, यहाँ से एक माता है, माता भी है, और जोबनेर के अंदर एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। तो ध्यान रखना, 5 कृषि विश्वविद्यालयों में एक कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है? जोबनेर के अंदर है। हीरालाल शास्त्री के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। इनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। पत्नी कौन थी? रत्ना शास्त्री थी। कौन थी इनकी पत्नी? रत्ना शास्त्री इनकी पत्नी थी, जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था शांताबाई। अपनी पुत्री का नाम क्या था? शांताबाई इनकी पुत्री थी। हीरालाल शास्त्री ने एक संस्था प्रारंभ की थी जिसका नाम था संस्था का जीवन कुटीर। जीवन कुटीर, जीवन कुटीर नाम की संस्था को प्रारंभ किया था। जब ये संस्था प्रारंभ कर रहे थे तो इनको संस्था प्रारंभ करने के लिए बहुत बाधा आई थी, क्योंकि इनको संस्था प्रारंभ करने में जमनालाल बजाज ने इनको मना किया था। महात्मा गांधी ने बोला था ये संस्था मत करो। इसके अलावा महान उद्योगपति जेडी बिरला ने भी कहा था कि ये संस्था मत खोलो, लेकिन इन्होंने ये संस्था फिर भी खोली। कौन से, किस नाम से? जीवन कुटीर संस्था के नाम से ये इन्होंने संस्था खोली।
12 वर्ष की आयु में इनकी पुत्री थी शांताबाई का निधन हो गया इच्छर बसी। जब इनका 12 वर्ष की आयु में निधन हो गया तो रत्ना शास्त्री ने जीवन कुटीर संस्था का नाम बदलकर शिक्षा कुटीर संस्था कर दिया गया। रत्ना शास्त्री का सपना था, जिस तरह हर माँ का सपना होता है कि मैं अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ करूंगी, इसीलिए शांताबाई के लिए भी सपना था। लेकिन ये जब चल बसी तो उन्होंने ये कहा कि बाकी और भी बच्चे हैं, वो भी मेरी बेटियां हैं, इस तरह उन्होंने इसको शिक्षा कुटीर नाम संस्था से प्रारंभ किया। वर्तमान में इसको वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में किस नाम से? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। आज हर बच्ची चाहती है मेरा एडमिशन वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में हो। तो वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे साथियों? निवाई टोंक के अंदर है, जहां सबसे बड़ा मयूर बीड़ी का कारखाना भी है। इतना ध्यान रखना। और बीड़ी को स्थानीय भाषा में टिमरू कहा जाता है। तो ये कुछ जुड़ी हुई बातें थी हीरालाल शास्त्री जी से। 1940 के बाद में 1942 के अंदर सितंबर 1942 की बात है। सितंबर 1942 साथियों, सितंबर 1942 के अंदर क्या हुआ कि एक जेंटलमैन समझौता हुआ। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था 1942 के सितंबर के महीने के अंदर। अब जेंटलमैन तो दो जेंटलमैन व्यक्तियों के बीच में होगा, वो किस किस के मध्य हुआ? सर मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। ये पहला मौका था जब कोई प्रधानमंत्री एक आम व्यक्ति से मिलने आया था, और वो जेंटलमैन व्यक्ति कौन था? तो वो था हीरालाल शास्त्री। कौन था साथियों? हीरालाल शास्त्री था वो जेंटलमैन व्यक्ति। इनके बीच में समझौता होता है। तो सर मिर्जा इस्माइल इसमें घोषणा करते हैं कि हम उत्तरदायी शासन के स्थापना का आश्वासन देते हैं। किसको? हीरालाल शास्त्री को। और हीरालाल शास्त्री को इसमें पूछा जाता है कि आप हमसे क्या चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि जो उत्तर भारत की तरफ से एक भारत छोड़ो आंदोलन का जो बखेड़ा खड़ा किया है गांधी जी ने, वो अपने जयपुर में नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं होगा। तो जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया। इसके अलावा ध्यान रखना, अलवर रियासत ने भी भाग नहीं लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। और सबसे कम भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा वो किस पर पड़ा? बीकानेर रियासत पर पड़ा। क्योंकि बीकानेर रियासत के कौन थे दोस्तों? गंगा सिंह जी थे। उन्होंने दमन कर दिया था। गंगा सिंह जी भी बहुत ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो उसके बाद के अंदर ये समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद में जब अपने साथियों से मिलते हैं हीरालाल शास्त्री, तो साथी इनको बोलते हैं अगर उन्होंने आपको आश्वासन दिया है तो आप ही आश्वासन देकर चले आते। जिस तरह आज के नेता देते हैं उसी तरह आप भी आश्वासन दे देते। आप तो घोषणा करके आए। इस कारण साथियों ने विरोध किया। क्वेश्चन उठा, पेपर में आया, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। सबसे ज्यादा विरोध किया था, सबसे ज्यादा जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते का विरोध करने वाला व्यक्ति था, वो किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। बाबा हरिश्चंद्र ने क्या किया था? विरोध किया। बाबा हरिश्चंद्र ने विरोध किया और अलग से एक अपनी संस्था की स्थापना की जिसका
आजाद मोर्चा, आजाद मोर्चा का गठन करना। बाबा हरिश्चंद्र ने किसका गठन किया? आजाद मोर्चा का गठन किया। ये आरपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना कि 1942 के सितंबर के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ। सर मिर्जा इस्माइल जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे और हीरालाल शास्त्री के मध्य, जिसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने किया। और अलग से आजाद मोर्चा का क्या किया? गठन किया। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के कहने के बाद ये वापस मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं? अलग से विरोध करते हैं। तो ये ध्यान रखना, सर मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। वर्तमान की एमआई रोड सर मिर्जा इस्माइल के नाम से ही बनी हुई है। अब आश्वासन हो गया, सच में आश्वासन ही दिया था। 43 के अंदर कुछ नहीं हुआ, 44 में भी कुछ नहीं हुआ, 45 में साथियों कुछ नहीं हुआ। अब 46 की बात आती है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मंत्रिमंडल के अंदर क्या किया गया? एक व्यक्ति को जनता से शामिल किया गया। 1946 के अंदर देवी शंकर तिवाड़ी एक गैर कांग्रेसी सदस्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया। देवी शंकर तिवारी के कांग्रेसी सदस्य थे, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और दूसरे व्यक्ति इसके 3 दिन बाद में जिनको शामिल किया गया वो कौन थे? दौलतमल भंडारी थे। 1947 के अंदर प्रधानमंत्री चयन कर दिया और 1947 में प्रधानमंत्री किसको बना दिया? हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया। कब? 1947 के अंदर। 1948 के अंदर यहां से अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड हुआ है, वहां से प्रजातंत्र में पिछले एक में मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया था प्रजातंत्र से। एक यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था 1948 से कि वीटी कृष्णा माछी ने संवैधानिक सुधार की घोषणा की। संवैधानिक कानून की सुधार की क्या की थी? घोषणा की थी। किसने? वीटी कृष्णा माछी ने। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वीटी कृष्णा माछी का संबंध कौन सी रियासत से है? तो वो कौन सी रियासत से है? जयपुर रियासत से है। ये घोषणा कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी। एक साथ ये और ध्यान रखना, 1948 के अंदर ही जयपुर प्रजामंडल के अंदर भूमि प्रतिवेदन अधिनियम पारित हुआ। भूमि प्रतिवेदन अधिनियम पारित हुआ। तो कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भूमि प्रतिवेदन अधिनियम कौन सी रियासत में हुआ था? तो जयपुर रियासत में हुआ था। कब हुआ था? 1948 के अंदर हुआ था। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक और था, उस समय एक व्यक्ति और भी चर्चित था जिसने भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन, साथियों भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान जो आंदोलन चलाया वो चलाया विनोबा भावे। किसने चलाया साथियों? विनोबा भावे ने चलाया। भूदान का मतलब होता है भूमि का दान देना। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा भूमि है, वो जिसके पास कम भूमि है उसको क्या कर दिया जाए?
योगदान किया जाए। विनोबा भावे भी एक महान हस्ती व्यक्ति थी। मैंने एक बार विनोबा भावे की जीवनी पढ़ी थी, तो उसके अंदर कुछ तथ्य दिए हुए थे जो आपको मैं साझा करता हूँ। उसमें ये कहा गया था कि विनोबा भावे भूमि दान आंदोलन के दौरान अब युवा को काफी इन्होंने आगे किया। तो युवा होते हैं वो उत्साहित भी बहुत जल्दी होते हैं और निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो विनोबा भावे के पास आते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को प्रेरित करने का या समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ मान जाते हैं और कुछ उनमें नहीं मानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो विनोबा भावे ने बोला कि आप 10 मिनट बैठो, मैं कुछ सोच कार्य करके आता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला हम इतने बड़े मुद्दे से यहाँ पर पहुंचे हैं और विनोबा जी बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, और साथ में पास में कुछ कार्टून पड़े थे। बोला था ये मानव का चित्र है, इसको आप जोड़ दो। तो मानव का चित्र जोड़ दे, ये कैसा काम देके चले गए, चलो आते हैं तब तक जोड़ देते हैं। उन्होंने उस पता होता है कि सर कहाँ होती है, टांग कहाँ होती है, हाथ पैर कहाँ होते हैं, जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जब वापिस आए तो उन्होंने बोला जोड़ दिया कि जोड़ दिया, शाबाश बहुत अच्छा कार्य किया, पलटो इसको। पलटा, उसके पीछे क्या था, भारत का मानचित्र था कि आपने भारत को जोड़ दिया है। कहने का उनका शिक्षा देने का मतलब ये था जब तक एक एक व्यक्ति को नहीं जोड़ोगे तब तक भारत नहीं जुड़ेगा। अब सीधा मैं आपको भारत जोड़ने का बोल देता तो आपको पता नहीं था कि कौन सा राज्य कहां पे, कठिन होता। इस कारण एक एक व्यक्ति को पहले जोड़ो, फिर सब कुछ संभव हो पाए। उसके बाद में क्या हुआ, 30 मार्च 1949 को वरद राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया। और उस समय वहां के राजा कौन थे, उसमें राजा थे मान सिंह सेकंड, जिनको पोलो का पहले खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो पोलो के सबसे बड़े विद्वान थे। अब साथियों जयपुर प्रजामंडल आपका कंप्लीट हो गया, और जयपुर प्रजामंडल आज ही मैं आपको अगला प्रजामंडल करवाऊंगा। 10 मिनट का पानी चाय पानी हो जाए उसके बाद में, तो आप इसको बार बार देखना। इसके लिए एक छोटी सी मैं लाइन बोल रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। कि ताश के पत्तों से कभी घर नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी घर नहीं बनता, नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। हर वक्त दोस्त जीत का हौसला रखना, लेकिन एक बार पढ़ने से कोई सिकंदर नहीं बनता, कोई सिकंदर नहीं बनता। आप एक बार पढ़ के मत छोड़ो, बार बार वीडियो को देखो, ताकि आपके ये चीज हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। आप अपने नोट्स बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बढ़िया इस पर कमेंट देना मुझे, ताकि मुझे पता लगता रहे। एक बात आपको और बता देता हूँ, कई बच्चों ने कहा कि सर हमारा क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब, तो वो मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। जय हिंद।